हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथमेटिक्स। देखिए बच्चों, जो आप लोगों का सेकेंड प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें इसका सलूशन किस तरीके से लगाया जाएगा और इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, इसका सलूशन आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दिया गया है ये सिंगुलर यदि है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इफ़ एनी मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज जीरो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट 3 - 2x x + 1 2 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स को। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 × 12 -8x माइनस साइन के साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2x + 2 इज इक्वल टू द जीरो। जीरो की इक्वल करके इसमें वैल्यू चेक कर लेते हैं इसकी क्या आ रही है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 12 - 8x -2x - 2 इज इक्वल टू द जीरो। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 - 10x इज इक्वल टू द जीरो। तो जब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1। ओके, इसका मतलब इसमें x की वैल्यू 1 आएगी। दैट इज ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ये जो हमारा वैल्यू दिया गया है स्मॉल ए नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये कैपिटल ए के इक्वल होगा। तो ये मैट्रिक्स दिया है कैपिटल ए इक्वल टू 8 2 3 2। ठीक है, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। तो ये मैट्रिक्स हमारा दिया गया है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। एडजॉइंट, ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 8 2 3 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 2 = 16 -3 2 = 6, ये आ जाएगा आपका 10। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दी आ गया 10। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका आर्डर कितना है, ये 2/2 का हमारा मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसमें जो n की वैल्यू दी गई है वो 2 है। और हमको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका एक फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू दी डिटर्मिनेंट ए पावर n-1। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए 2 पावर -1। तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हमने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पहले से निकाला है, तो ये आ जाएगा 10। इट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई 10, और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी होगा, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखते हैं। दिया है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 a 1 -1 b 1 -1 c 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c का होल स्क्वायर। तो देखिए, यदि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका जो मेन डायगोनल है वो 0 होता है। इसका मतलब यहाँ जो मेन डायगोनल है 0 b 0, तो इसमें b की वैल्यू हमेशा आपकी 0 होगी। कभी भी कोई भी मैट्रिक्स यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका मेन डायगोनल 0 होगा। इट मीन्स द ऑल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल विल बी 0। दैट इज b की वैल्यू यहाँ हम 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और हम जानते हैं यदि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है यदि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, 0
इसके रो को कॉलम में लिख देते हैं। जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया गया है इसका रो कॉलम में बन जाएगा, तो 0 A 1 हो जाएगा। और सेकंड रो हमारा है, ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा -1 B 1। और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में आ जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स यही होता है, तो यहाँ आ जाएगा -1 C 0। और ये इक्वल हो जाएगा माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल 0 A 1 -1। और ये डायगोनल मैट्रिक्स मेन डायगोनल में भी 0 होगा, इसलिए हम यहाँ 0 लिख दे रहे हैं। ये भी 0 होगा, 1 -1 C 0। ओके, इतना आपको क्लियर होगा कि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो इज इक्वल टू दी और -A के होता है। तो ए का ट्रांसपोज हमने दिए गए मैट्रिक्स का निकाल लिया है। इस रो के को जो ये रो हमारा दिया है R1 R2 R3, इसको हम कॉलम में कर लेते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल जाता है और माइनस टाइम्स मैट्रिक्स ए के इक्वल कर देंगे। अब इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो देखिए यहाँ पर ये जो ए की वैल्यू है ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद +1 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स ए इक्वल टू आ गया आपका 1। एंड सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ सी पॉजिटिव में है, और सेकंड मैट्रिक्स में जब कंपेयर करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा -1। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो सी की वैल्यू आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर होगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है हमारी 1 और b की वैल्यू 0 निकाले हैं, c की वैल्यू है -1, इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0। तो इसमें a + b + c का होल स्क्वायर 0 आ गया। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज नेसेसरी। यदि कोई मैट्रिक्स जो दिया गया है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ए क्या हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन हमारा दिया गया है, तो इसका कंडीशन लगा करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो हमेशा ए के इक्वल होता है। इसको इक्वेशन 1 दे रहे हैं। और यदि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज -A के इक्वल होता है। इक्वेशन सेकंड हो गया। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देंगे। तो a इक्वल टू आ जाएगा -A, तो इसको इधर लाएंगे आएगा 2a इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट if a matrix A both symmetric and skew symmetric then the matrix is 0 square matrix, that is option C is correct। ये मैट्रिक्स हमारा 0 मैट्रिक्स होगा। ओके, और इसमें ऑप्शन सी में दिया गया है हमारा 0 स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक फंक्शन दिया गया है f(x) = 5x - 4 when x is greater than 0 less or equal 1, and second function is f(x) = 4x² + 3ax if x is greater than 1 or less than 2। if this function is continuous in the interval 0, 2 then find the value of a। तो a की वैल्यू क्या होगी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन में, फंक्शन ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम जानते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर वो हमारा हमेशा सेम होती है। और इसमें जो x की वैल्यू है किस पे हमें चेक करना है, x बिलोंग 0, 2 दैट इज एट x = 1। तो x = 1 पर हम चेक करेंगे, जो 0 और 1 के बीच में है यहाँ इक्वलिटी की साइन लगी हुई है। इसका मतलब x = 1 पर हम इस फंक्शन को चेक कर लेंगे जो कि गिवन इंटरवल में है। हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो RHL LHL को इक्वल करके हम इसमें वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा a की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू। एट x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू ये दी गई है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं x के प्लेस पर 1 पुट करके। 5 × 1 - 4, तो ये आ जाएगा आपका 1।
और एक कोई लिमिट निकाल लेते हैं, चाहे लेफ़्ट लिमिट निकाल लें या राइट लिमिट निकाल लें। तो इसको शॉर्ट तरीके से हम डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए हम x के प्लेस पर 1 पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें टाइम टेकन नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो हम x की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4 × 1 स्क्वायर प्लस 3a × 1। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4 + 3a, और यहाँ से a की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो 3a = आ जाएगा -3 और a = आ जाएगा -1। इसका मतलब यदि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो a की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी द क्वेश्चन नंबर 7। इफ y = a विदिन ब्रैकेट 1 + cos t एंड x = an है, n के प्लेस पर x होना चाहिए, x = a विदिन ब्रैकेट t - sin t, देन फाइंड dy/dx। तो dy/dx क्या होगा? देखिए जो फंक्शन दिया गया है पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो इस पैरामेट्रिक फंक्शन को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और dy/dx निकाल लेते हैं। दिस इज गिवन दैट y = एंड x = तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमको क्या फाइंड आउट होगा? dy/dt। इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो a हमारा कांस्टेंट है, यहीं पर रहेगा बाहर, और डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin t। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा -a sin t, ये हमारा आ गया dy/dt। और जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा? dx/dt इज इक्वल टू दी, एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t हो जाएगा। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है? dy/dx। देयरफॉर dy/dx इस पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx इज इक्वल टू दी dy/dt अपॉन dx/dt। ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो dy/dt की जो वैल्यू दी गई है a sin t माइनस में है, होल अपॉन a विदिन ब्रैकेट 1 - cos t। इसको और सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। अब और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से a कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस ऐसे रहेगा, sin t का एक फार्मूला लगा देंगे एंगल हाफ में, 2 sin t/2 इंटू cos t/2, और यहाँ एक को एलिमिनेट करने के लिए cos x का फार्मूला लगा देंगे, तो 1 - विदिन ब्रैकेट 1 - 2 sin स्क्वायर t/2। 1 को एलिमिनेट करने के लिए हम फार्मूला cos का लगा देंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कटेगा, अगले स्टेप में माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं -2 sin t/2 इंटू cos t/2 होल अपॉन 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 sin स्क्वायर t/2। यहाँ हमारा कट जाएगा 2 से 2, एक साइन कट जाएगा, और एक cos और एक साइन बचा है, इसका मतलब ये नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाएगा हमारा cos/sin आ जाएगा cot, तो -cot t/2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन आ जाएगा cot t/2। तो जो dy/dx की वैल्यू है ये आया है -cot t/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को पहले बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़िए इसको। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो है सिलेंडर का रेडियस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। मीन्स दैट अगर रेडियस को आप r सपोज करोगे तो dr/dt टाइम के रिस्पेक्ट में dr/dt आ जाएगा 3, और आगे जो दिया है हाइट इज डिक्रीजिंग, जो हाइट डिक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो ये दिया है हाइट dh/dt। तो dh/dt क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो -4 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी दिया गया है रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज इट्स वैल्यूम हमको फाइंड करना है। ओके, रेट ऑफ चेंज इट्स वैल्यूम निकालना है।
तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। देखिए इसमें दिया गया है dr/dt हमारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, dh/dt दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो हमको इस क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो हम जानते हैं जो हमारा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। अब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाएगा dr/dt dv/dt। पाई कांस्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट में h का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dh/dt। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन h है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो r² का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में होगा 2r, और यहाँ हम लिखेंगे dr/dt क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ dr/dt आ जाएगा। अब जितनी वैल्यू दी गई है हम सब वैल्यू यहीं पर पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखेंगे, जो हमारा ये दिया है हाइट में डिक्रीजिंग दिया है तो यहाँ हम माइनस साइन लिख देंगे, dh/dt -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिलेगा 4² -4 + 6 × 2 × 4 × 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -64 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमको फाइंड करना था रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम, वो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 85 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर छूट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 बताने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डायरेक्ट बता दिया, क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप सलूशन पहले देख लीजिए। इफ़ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ 3/3 स्केलर इज ए मैट्रिक्स इज 9। इसका मतलब दिया है एक 3/3 का स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें सभी एलिमेंट का सम 9 दिया है। तो अगर सभी एलिमेंट का सम 9 दिया गया है तो हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट। तो हम जानते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल हमारा कांस्टेंट होता है एंड अदर ऑल एलिमेंट 0 होते हैं। इट मीन्स ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें मेन डायगोनल हमारा कांस्टेंट है के सपोज कर ले रहे हैं और सभी एलिमेंट को हम 0 ले रहे हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन है। तो इसमें क्वेश्चन पहले कंडीशन में दिया है सम ऑफ ऑल एलिमेंट इज 9। इट मीन्स इसके सभी एलिमेंट को हम सम कर लेते हैं k + 0 + 0 + 0 + k। फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को, फिर सेकंड रो के सभी एलिमेंट को, प्लस फिर थर्ड रो के सभी एलिमेंट को हम सम कर लेते हैं और ये वैल्यू हमारा दिया गया है 9। तो k + k आ जाएगा 3k = 9। तो यहाँ पर k = आ जाएगा 3। इट मीन्स k की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो अगर k की वैल्यू 3 आ गई तो हम मैट्रिक्स निकाल लेंगे। हमारा कांस्टेंट जो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जो दिया गया है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा क्या है, मेन मैट्रिक्स क्या है, जिसमें ये एक दिया गया है स्केलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ हम k की वैल्यू रख देंगे तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये हमारा आ गया स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमको फाइंड करना है इस प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट। इसके सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसके सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 0 × 0। फर्स्ट रो का सब एलिमेंट है, सेकंड रो के एलिमेंट है 0 × 3 × 0 इंटू थर्ड रो का एलिमेंट है 0 × 0 × 3। तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल 0। हम वैसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं, जब सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जितने एलिमेंट हैं सबका आ जाएगा 0। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज 0, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इसका सलूशन क्या होगा, इसमें k की वैल्यू क्या आएगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है इफ़ 0 to 2π इंटीग्रेशन cos² x dx इज इक्वल टू दी k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos² x dx। यहाँ पर ये दोनों लिमिट में इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम दी गई है। तो कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसमें k की वैल्यू निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी है,
इसकी लिमिट को हम सेम कर देंगे, क्योंकि ये हमारा फंक्शन जो दिया गया है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये और इधर का राइट हैंड साइड का जो फंक्शन दिया गया है दोनों सेम है। तो यदि हम लिमिट को सेम कर दें तो के की वैल्यू आ जाएगी इजी वे में। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पर। इस सेम लिमिट को बनाने के लिए 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट में, अपर लिमिट में 4 से डिवाइड कर देंगे। एक प्रॉपर्टी है। तो अपर लिमिट में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा 4, और यहाँ हमारा फंक्शन एज इट इज रहेगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी के टाइम्स 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी के इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारा फंक्शन है राइट साइड का, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसकी वैल्यू दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स के इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4, दैट इज के इक्वल टू 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा करके लिमिट को सेम कर लेंगे और फंक्शन हमारा सेम दिया गया था, तो के की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है और ये चारों ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन 1/x, दूसरा ऑप्शन x, तीसरा ऑप्शन y है, और जो चौथा ऑप्शन हमारा है वो 1/y है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका देखते हैं क्या आ रहा है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करके dy/dx निकाल लेते हैं। इट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू दी आ जाएगा y/x + 2y स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको हम चेंज कर देंगे, dx/dy लिखेंगे। dx/dy इक्वल टू आ जाएगा x + 2y स्क्वायर बाई y। इसको अलग अलग करेंगे तो dx/dy इज इक्वल टू दी राइट साइड को अलग अलग करेंगे तो x/y आएगा, प्लस इसमें से अलग करेंगे तो y कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 2y। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो dx/dy इज इक्वल टू दी -x/y इक्वल टू y आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे, जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू दी q, ये इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमारा जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू आ जाएगी -1/y। इसको जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हमको मिलेगी -1/y। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू दी e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ पर हम p की वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है -1/y dy, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻, -1/y का इंटीग्रेशन होता है log y। तो यहाँ लिख देंगे log y का मॉड, और हम जानते हैं यहाँ पर ये जो माइनस है log की प्रॉपर्टी से इसका इन्वर्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं e⁻log mod y की पावर -1। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल के ऊपर यदि log है तो हम सीधे इसी को लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल के ऊपर log होने पर इसका रिजल्ट आ जाता है y की पावर -1, दैट इज यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/mod y। अब यहाँ दिया गया है हमारा y जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, तो अगर y ग्रेटर दैन 0 है तो mod जब हटाएंगे तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/y। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y आया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।